हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। हम क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो आज के चैप्टर का नाम है लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। याद है हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में ही हमने बात करी थी ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में। हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के साथ ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी में थोड़ा हम आगे डिटेल में जा रहे हैं। हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें वही पता है कि ग्रासलैंड्स क्या होता है। ऑब्वियसली नाम से पता चलता है पूरा जो लैंड है पूरा ग्रास से भरा होगा, विच मीन्स द मेन प्लांट कवर जो है, जो मेन वेजिटेशन है वो क्या है, ग्रासेस। रीजन्स वेयर ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन, पूरा जो एक मेन प्लांट कवर है उस एरिया का, दैट इज ग्रास, एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज द ग्रासलैंड्स। इट कवर्स अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स लैंड सर्फेस। अर्थ का जो पूरा लैंड सर्फेस है पूरा 1/4 इसको ग्रासलैंड जो है कवर कर लेते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स। फर्स्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड द सेकंड इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। टोटल दो तरीके की ग्रासलैंड्स है हमारे, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो आज हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की डिटेल्स में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम प्रेरीज के बारे में एक बार जान ले, जो ड्यू में एनसीईआरटी में दिया हुआ था। हम प्रेरीज में बात करेंगे। प्रेरीज क्या है? दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो इसके बारे में एक पॉइंट दिया, द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज वर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। जो नेटिव अमेरिकन है उनका ये घर हुआ करता था। जो प्रेरीज है, जो ग्रासलैंड्स है, often called red Indians. So Native Americans जिनका एक घर था, the grasslands of prairies, but they were often called as red Indians. They were the actual habitant of the continent. The prairies were home of the other tribes also, like the Apache, the Crow, the Cree, and the Pawnee. So यहाँ पे अदर ट्राइब्स भी रहते थे। नेटिव अमेरिकन के घर हुआ करता था जिसको हम रेड इंडियंस भी बोलते थे मिस्टर ने। सो द ग्रासलैंड्स ऑफ प्रेरीज, प्रेरीज जो है वो नेटिव अमेरिकन का घर हुआ करता था। सो हम प्रेरीज के बारे में आज बात करेंगे, जो क्या है, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉट टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है ना, उनको हम प्रेरीज बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सो नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उन्हें नाम दिया गया है प्रेरीज। ना ये प्रेरीज वर्ड कहाँ से आया, नाम कहाँ से आया? सो प्रेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड प्रियाटा। सो प्रियाटा करके एक वर्ड है, ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड से प्रियाटा लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ मेडो, मतलब ग्रासलैंड्स ही हो गए, लैंड्स, लैंड फुल ऑफ ग्रास। सो एक मेडो, इसका मतलब होता है मेडो। सो प्रियाटा इज अ लैटिन वर्ड जिससे नाम रखा गया प्रेरी। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का नाम क्या दे दिया गया? प्रेरीज। सो फ्रॉम दिस द नेम हैज बीन गिवन। इट इज फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली टेरेन। सो प्रेरीज का जो लैंड है कैसा है? फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग है और एक हिली टेरेन जैसा है। मोस्टली ट्रीलेस। ऑब्वियसली ग्रासलैंड से यहाँ पे ट्रीज आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, बहुत कम दिखाई दे सकते, एक्सेप्ट नियर रिवर वैलीज। रिवर वैलीज पे थोड़े बहुत दिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा जो लैंड है इट्स मोस्टली ट्रीलेस। सिर्फ ग्रासेस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। टॉल ग्रासेस, इट हैज टॉल ग्रासेस अप टू 2 मीटर्स, मतलब 2 मीटर की ऊंचाई तक टॉल ग्रासेस यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसे सी ऑफ ग्रास भी बोलते हैं। सी ऑफ ग्रास क्यों बोलते हैं? पूरा पूरा जो लैंड है पूरा ग्रास से भरा हुआ है। Therefore the name comes as कि पूरा एक सी ऑफ ग्रास आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज वर्ड की प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड्स कैसे दिखते हैं, कैसे है, वहां पे क्या है और ये वर्ड कहाँ से आया। आगे हम बात करते हैं प्रेरीज की लोकेशन और ड्रेनेज के बारे में। हम लोग प्रेरीज है कहाँ पे एग्जैक्टली, उसकी लोकेशन, उसकी बाउंड्रीज पे क्या है, उसके बारे में बात करें। अगर हम बाउंड्रीज पे जाते हैं तो हम वेस्ट पे देखिए प्रेरीज की, तो वहां पे रॉकी माउंटेन्स आता है एंड ईस्ट पे बहुत सारी ग्रेट लेक्स है। नो प्रेरीज जो है वो कौन कौन से कंट्रीज कवर करते हैं? दैट इज यूएसए एंड कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। जो मेजर रिवर्स है जो इन्हें ड्रेन करती है इस एरियाज में, यूएसए में ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी रिवर है एंड कनाडा में ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्कैचुअन रिवर्स है। सो देयर आर टोटल 2 मेजर रिवर्स, ठीक है, जो यूएसए और कनाडा में जो ट्रिब्यूटरीज है वहां पे वो ड्रेन करते हैं। सो ये प्रेरीज जो जो एरियाज को कवर करते हैं दैट इज यूएसए एंड कनाडा। यूएसए में tributaries of Mississippi River है and Canada में tributaries of Saskatchewan rivers. So this is about prairies का location and drainage. आगे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ द प्रेरीज। अभी तक हमने उनके लोकेशन बाउंड्री से बात कर ली, वो कैसे हैं, वहां पे क्या है, उसके बारे में बात करिए। वहां का मौसम कैसा, दैट इज वहां का, ओहो ओके, वहां का क्लाइमेट कैसा है। सो इट इज अ कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल टाइप मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहेंगे, मतलब वार्म समर्स अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड विंटर्स है अप टू -20 डिग्री, मतलब ठंडी बहुत पड़ती है, गर्मी भी नॉर्मल वार्म समर जैसे है। सो इट्स अ कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहता है। कोल्ड विंटर्स अप टू -20 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल विनिपेग एंड कनाडा, यहाँ पे आपको कोल्ड विंटर्स देखने को मिलेंगे।
थिक स्नो कवर है ड्यूरिंग विंटर्स, तो विंटर्स पे बहुत थिक स्नो कवरिंग हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज। आगे बढ़ते हैं, हम रेनफॉल ऑन विंड्स के बारे में बात करें। सो प्रेरीज में जो बारिश है वो कितनी होती है, कैसी हवाएं चलती है, कौन सी हवाएं चलती है, हम उसके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है यहाँ पे जो है मॉडरेट रेनफॉल, मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं है, ज्यादा कम है, इट्स मॉडरेट रेनफॉल, मतलब आइडियल है फॉर द ग्रास ग्रोथ। जो ग्रासेस है उनके ग्रो करने के लिए दिस इज मॉडरेट, सफिशिएंट है इतना रेनफॉल। कोई नॉर्थ साउथ बैरियर नहीं है, सो फ्री मूवमेंट ऑफ विंड्स होता है। यहाँ का एक विंड का नाम है लोकल वार्म विंड, जिसे हम कहते हैं शिनूक, जो मेल्ट मेल्ट करती है स्नो को, स्नो को मेल्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ की जो लोकल विंड है, लोकल वार्म विंड का नाम क्या है, इट इज शिनूक। ना शिनूक के बारे में भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। शिनूक क्या है, एक हॉट विंड है दैट ब्लोज इन विंटर। सो विंटर में एक हॉट वार्म विंड है जो ब्लो करती है एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो एक वार्म विंड है जो विंटर्स में ब्लो कर रही है, तो क्या करेगा, टेम्परेचर रेज कर देगा, बिकॉज इट्स अ हॉट विंड। This increase in temperature results in the melting of snow, making pasture land available for grazing of animals. So जो land snow से covered है वो melt कर जाता है, why? Because of this hot wind in winter, जिसे हम क्या बोलते हैं, that is Chinook. So because of this hot wind in winters, what happens? The temperature raises of that area and the snow melts, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, the pasture land is available for the grazing of animals. आगे हम बात करते हैं फ्लोरा ऑफ प्रेरीज के बारे में। अब यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स है, कैसा फ्लोरा है यहाँ का, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दैट इट्स अ मोस्टली ट्रीलेस रीजन। यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रीज ज्यादा नहीं है, मोस्टली ट्रीलेस है। ट्रीज ग्रो ओनली वेयर वाटर इज अवेलेबल, इसलिए हमने पहली स्लाइड में बात करी थी कि जो रिवर वैली है उसके पास आपको थोड़े बहुत ट्रीज दिख सकते हैं, नहीं तो मोस्टली पूरा ट्रीलेस रीजन ही है। सो ट्रीज जो ग्रो करते हैं वो मोस्टली आपको वहीं देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत जो है वो जहाँ पे पानी अवेलेबल है, वाटर इज अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स। ये सब थोड़े ट्रीज आपको वहां देखने को मिलेंगे जहाँ पे वाटर इज अवेलेबल। रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, मतलब फर्टाइल सॉइल है, सुटेबल फॉर फार्मिंग। रेनफॉल ठीक ठाक होती है वहां पे, सो इट हैज अ फर्टाइल सॉइल विच इज सुटेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ के मेन क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज मेज, कॉर्न, यहाँ का जो मेन क्रॉप है दैट इज मेज। अदर क्रॉप्स भी हैं जैसे पोटैटोज, सोयाबीन्स, कॉटन, अल्फाल्फा। सो अदर क्रॉप्स भी हैं यहाँ पे जो ग्रो करते हैं, बट द मेन क्रॉप इज मेज। लो रेनफॉल एरियाज जो है, अगर यहाँ पे ऐसे जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, कम बारिश हो रही है, शॉर्ट स्पार्स ग्रासेस है आइडियल फॉर कैटल क्लियरिंग। सो मॉडरेट रेनफॉल होती है यहाँ पे, सो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो आराम से हो जाते हैं। कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लो रेनफॉल भी होती है, बट वहाँ के शॉर्ट स्पार्स ग्रासेस काम आ जाते हैं फॉर द कैटल रेयरिंग। क्रॉप्स आराम से ग्रो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल। रेनफॉल इज ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर, फर्टाइल सॉइल is suitable for farming। एंड जो लो रेनफॉल एरियाज है वहाँ पे शॉर्ट स्पार्स ग्रासेस है which can be used for cattle rearing। आगे हम बात कर रहे हैं फौना ऑफ द प्रेरीज के बारे में। अब यहाँ पे कैसे जानवर है, कैसे एनिमल्स है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सो लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंच, यहाँ पे कैटल फार्म्स बहुत ज्यादा है जिन्हें रैंचेस कहा जाता है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेस, दे आर मैनेज्ड बाय काउबॉयज। सो काउबॉयज जो है वो मैनेज करते हैं वहां के पूरे फार्म्स। बाइसन एक अमेरिकन बफलो है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये रहा। बाइसन एक अमेरिकन बफलो है, ये मेन एनिमल है यहाँ का। वंस नियर एक्सटेंशन ना प्रोटेक्टेड, सो एक बार कोई एक्सटेंशन तक जा सकता, मतलब बहुत ज्यादा बाइसन की बहुत कमी हुई थी, एनिमल जो थे अब दिखना बंद हो गए थे, इट वॉज नियर एक्सटेंशन बट नाउ इट हैज बीन प्रोटेक्टेड। अदर एनिमल्स भी हैं यहाँ पे जैसे रैबिट्स, कोयोटीज, गॉफर्स, प्रेरी डॉग्स। सो अदर एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे रैबिट्स हो गया, कोयोटीज हो गया, गॉफर्स हो गया, प्रेरी डॉग्स हो गया, ये सब भी है। बट यहाँ का जो मेन एनिमल है जो पहले के एक्सटेंशन तक पहुंचने वाला था अब प्रोटेक्ट कर दिया गया है, दैट इज बाइसन, एक अमेरिकन बफलो है। So this is about the fauna of prairies. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में, उनके एग्रीकल्चर के बारे में, वो कैसे रह रहे हैं, कैसा रीजन है यहाँ का। हार्ड वर्किंग पीपल यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। सो प्रेरी के जो लोग हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर करते हैं, अपना काम करते हैं, दे आर रियली हार्ड वर्किंग पीपल, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लोकेटेड इन यूएसए एंड कनाडा among the most developed nations. Now आज की तारीख में अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, दे आर द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है एंड हार्ड वर्किंग पीपल। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कंबाइंस एफिशिएंट फार्मिंग। सो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर फार्मिंग एंड कंबाइंस। ना गाइस, कंबाइंस क्या होता है ना, कंबाइंस एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मशीन है, ठीक है, जो आपका रीपिंग,
थ्रेशिंग और विनोइंग, तीनों का काम करती है एग्रीकल्चर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इन कंबाइंस। कंबाइंस एक ऐसा टूल है जो आपके तीनों काम कर देते हैं, रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। रीपिंग में क्या है कि जो मेच्योर क्रॉप है उसको काट दिया जाता है, ठीक है। थ्रेशिंग में जो मेच्योर क्रॉप है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। एंड विनोइंग में जो पूरा एडिबल ग्रेन उसको पूरा साफ करके एकदम अलग कर देता है। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, जो एक साथ एक कंबाइंड टूल करता है। देयरफॉर द नेम कम्स एज कंबाइंस, ये नाम दिया गया इस टूल को। सो एक मल्टी फंक्शनल टूल है जो एग्रीकल्चर फार्मिंग में इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। सो यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और कंबाइंस, ये तीनों बहुत काम आते हैं इन एफिशिएंट फार्मिंग। आगे बढ़ते हम सरप्लस फूड प्रोडक्शन पे। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत होता है। प्रेरीज आर नोन एज द ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड की ग्रैनरीज कहा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सरप्लस में है। मेन क्रॉप यहाँ का वीट है, यहाँ का जो मेन क्रॉप है दैट इज योर वीट। डेयरी फार्मिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री, यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है दैट इज डेयरी फार्मिंग। सो डेयरी फार्मिंग जो है उनका एक डेयरी बेल्ट है, डेयरी बेल्ट है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट। सो डेयरी फार्मिंग यहाँ का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो ग्रेट लेक से अटलांटिक कोस्ट तक फैला हुआ इनका डेयरी बेल्ट। आगे बढ़ते हम इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यू टू एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग। यहाँ पे एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग इतना ज्यादा है जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। रिच इन कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स, यहाँ पे कोयला एंड आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। दिस इज रिच इन कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स। एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रोड्स है, रेलवेज एंड कैनाल्स है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सीलेंट नेटवर्क है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड कैनाल्स। वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स इन द वर्ल्ड। नाउ यू नो कि प्रेरीज ऐसा रीजन है यूएस एंड कनाडा जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है ये आज की तारीख में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है ये। आगे बढ़ते हैं हम वेल्स के बारे में। अभी तो हम किसके बारे में बात करें, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रेरी, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। हम नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में, जिसे हम कहते हैं वेल्स। मतलब ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही है, बस नाम अलग है कि साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है वो उन्हें हम कहते हैं द वेल्स। यहाँ पे आपको रोलिंग प्लाटोज देखने को मिलेंगे जो 600 से 1100 मीटर तक हाई जाते हैं, विथ हाई वेल्स इन द नॉर्थ ईस्ट मोर देन 1600 मीटर। मतलब इतने हाई वेल्स आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेंगे। बाउंड्रीज जो है ईस्ट में ड्रकन्सबर्ग माउंटेन्स है एंड वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। It's spread across South Africa, Botswana, and Zimbabwe, drained by tributaries of Orange and Limpopo rivers, characterized by open grasslands and fertile plateaus. So guys, वेल्स जो है एक टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। देखिए इसकी बाउंड्रीज अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे ड्रकन्सबर्ग माउंटेन्स है और वेस्ट में कालाहारी, जैसे यहाँ पे आपको रोलिंग प्लेटोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ये तीन जगहों पे ये पूरा स्प्रेड किया हुआ है द वेल्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पे जो ड्रेनेज होता है दैट इज डन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ टू रिवर्स, दैट इज ऑरेंज एंड लिम्पोपो रिवर्स। यहाँ पे ओपन ग्रासलैंड्स है और फर्टाइल प्लेटोज देखने को मिलेंगे, पूरा पूरा ग्रासलैंड्स है और प्लेटोज भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। यहाँ का मौसम कैसा है? माइल्ड क्लाइमेट है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन ओशन। विंटर जो है वो कोल्ड एंड ड्राई रहता है, अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। और जो जुलाई है वो कोल्डेस्ट मंथ है यहाँ का। सो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री मतलब ठंडी रहती है, कोल्ड एंड ड्राई। समर्स की बात करें तो शॉर्ट होते हैं एंड वार्म होते हैं, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होते हैं, मतलब नॉर्मल समर्स आते हैं यहाँ पे, शॉर्ट एंड वार्म इन जोहान्सबर्ग। सो इस जगह पे समर्स जो है वो छोटे हैं बट वार्म है, नॉर्मल समर्स है, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है समर्स में, इट्स अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो मेनली इन समर होता है, दैट इज अराउंड नवंबर टू फेब्रुवरी, ड्यू टू वार्म ओशन करंट। सो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन करंट्स जो आपको मेनली समर्स में देखने को मिलेंगे, नवंबर टू फेब्रुवरी के बीच में। स्कैंटी विंटर रेनफॉल होता है यहाँ पे, बहुत कम स्कैंटी विंटर रेनफॉल होता है, अराउंड जनवरी टू अगस्त, मे कॉज ड्रॉट्स। नाउ बिकॉज ऑफ द स्कैंटी विंटर रेनफॉल क्या होता है? ड्रॉट्स कॉज होते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ वेल्स। ज्यादा हाई या लो टेम्परेचर में नहीं होंगे, विंटर्स में थोड़ा कोल्ड एंड ड्राई अराउंड 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस, और समर्स में इट्स शॉर्ट एंड वार्म अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। रेनफॉल समर्स में मेनली होती है और थोड़ा सा स्कैंटी विंटर रेनफॉल भी होता है जो ड्रॉट्स कॉज कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट द क्लाइमेट ऑफ वेल्स। आगे हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में वेल्स के, जहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन है, कौन से एनिमल्स हैं, उसके बारे में बात करें। स्पार्स वेजिटेशन विथ ग्रास डोमिनेटेड लैंडस्केप। सो यहाँ का जो वेजिटेशन है थोड़ा कम है, स्पार्स वेजिटेशन है एंड ये ग्रास डोमिनेटेड लैंड, सबसे ज्यादा ग्रास ही आपको देखने को मिलेगी। रेड ग्रास ग्रो होती है इन बुश वेल्स, रेड ग्रास यहाँ पे ग्रो होती है। हाई वेल्स ट्रीज लाइक अकेशिया एंड मरूला,
यहाँ पे हाई वेल्स की अगर हम बात करें तो ट्रीज भी है, जैसा अकेशिया एंड मरूला, दो तरीके की ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ की बात है, लायंस, लेपर्ड्स, चीताज एंड कुडू। सो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है आपको यहाँ पे नॉर्मल ये जो एनिमल देखने को मिलते हैं, लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू। अकेशिया एंड मरूला आर द हाई वेल्स के जो हाई ट्रीज है, हाई वेल्स के जो ट्रीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड देयर इज रेड ग्रास। आगे हम यहाँ के वेल्स की ऑक्यूपेशन एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। हम वेल्स के ऑक्यूपेशन पर, सो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन इज कैटल रेयरिंग एंड फार्मिंग। सो यहाँ का जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है वेल्स के लोगों का, दैट इज कैटल रेयरिंग एंड फार्मिंग। सॉइल जो है नॉट वेरी फर्टाइल ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस ग्रास कवर। यहाँ का जो ग्रास कवर इज वेरी डिसकंटिन्यूअस, इक्वल नहीं है, देयरफॉर सॉइल इज नॉट दैट मच फर्टाइल। अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो मेज, व्हीट, बार्ली, ओट्स एंड पोटैटो, these are the crops जो यहाँ पे ग्रो होती है। कैश क्रॉप्स की बात करें दैट इज टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन। सो ये तीन कैश क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो होता है। शीप रेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वूल इंडस्ट्री है ना। यहाँ का जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन है वो है वूल इंडस्ट्री, जो वूल निकाला जाता है थ्रू शीप। सो शीप रेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस एरिया। एक मरीनो शीप है, पॉपुलर ब्रीड विथ वार्म हाई क्वालिटी। सो यहाँ पे फेमस जो शीप है इज मरीनो शीप। ये जो ब्रीड है बहुत वार्म और हाई क्वालिटी वूल निकालते हैं, देयरफॉर इट्स अ फ्लरिशिंग वूल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा ऑफ शीप रेयरिंग। डेयरी फार्मिंग कॉमन इन वार्मर वेटर रीजन्स, बटर एंड चीज लोकल एंड एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग है वो भी होती है वार्मर और वेटर रीजन्स में, भी कॉमन है, जहाँ पे आपको बटर एंड चीज का लोकल एंड एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो यहाँ का जो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर मेनली कैटल रेयरिंग ही है। कैश क्रॉप्स और क्रॉप्स मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोज, शुगर केन, कॉटन, टोबैको है। शीप रेयरिंग होती है, वूल इंडस्ट्री बहुत अच्छी, एंड डेयरी फार्मिंग भी कॉमन है इन वार्मर एंड वेटर रीजन्स। आगे हम बात करते हैं यहाँ के माइनिंग एंड इंडस्ट्री के बारे में। सो अब हम वेल्स के माइनिंग एंड इंडस्ट्री पे जा रहे हैं। रिच मिनरल रिजर्व्स हैं यहाँ पे, कोल एंड आयरन, गोल्ड, डायमंड्स। मतलब यहाँ पे मिनरल रिजर्व जो आपको बहुत अच्छे है, बहुत रिच है। कोल, आयरन, गोल्ड, डायमंड्स, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग भी होती है। जोहानिसबर्ग इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सब समझ सकते हो कि जोहानिसबर्ग को क्या कहा जाता है, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे गोल्ड माइनिंग सबसे ज्यादा होती होगी, गोल्ड एंड किम्बर्ली की बात करें तो फेमस फॉर डायमंड माइंस। सो जोहानिसबर्ग जो एरिया, वहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसे, मतलब वहाँ पे ज्यादा गोल्ड मिलता है। इन किम्बर्ली में फेमस फॉर डायमंड माइंस के लिए। माइनिंग बूस्टेड ट्रेड विद ब्रिटेन, लेड टू ब्रिटिश कोलोनाइजेशन। और बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग इनका जो ट्रेड है वो बूस्ट किया विद द ब्रिटेन, एंड देयरफॉर ब्रिटिश कोलोनाइजेशन हुआ था यहाँ पे। Region has a well-developed transport network supporting trade and industry. So obviously हमें पता है कि ये जो एरिया है बहुत अच्छा डेवलप्ड एरिया है, therefore ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है यहाँ पर, जो ट्रेड इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। सो रिच है, मिनरल रिसोर्सेज कोल, आयरन, गोल्ड एंड डायमंड्स। किम्बर्ली में डायमंड्स माइंस के लिए फेमस है, जोहानिसबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है, therefore known as the gold capital of the world. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में। हमने आज ग्रासलैंड्स के बारे में बात करी और डिटेल में बात करी अबाउट प्रेरी एंड वेल्स। इस चैप्टर के हैंडरिटन नोट्स और पीपीटी के नोट्स दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।